क्या इंडिया के पोर्ट जॉब और रुपये पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी है। तो मोदी गवर्नमेंट का आपको क्या लगता है बैकअप प्लान क्या होगा? सी जॉब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या इंडिया में महंगाई का सुनामी आएगा, आपको लग रहा है? और हो सकता है क्लास पर सबसे ज्यादा असर होगा, और क्या हो सकता है मिडिल क्लास के ऊपर क्या असर हो, किस चीज का असर? अच्छा, देखिए, इसके लिए मैं एक बहुत ही बड़े आर्थिक सलाहकार से बात कर रहा था। एक बहुत ही बड़ी बैंक के आर्थिक सलाहकार है वो, और उन्होंने डॉक्टर फ्रेंच थे, स्पेन में थे, इटली में थे, सब जगह सब जो उन्होंने बताया, लंदन का हाल बताया, अमेरिका का हाल बताया डॉक्टर्स ने, और लोग जो वहां से भाग कर आए इधर वाया 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 करके कि बहुत बुरा हाल था। पर उस टाइम मोदी जी ने एक तो हैंडल भी बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी बहुत गलतियां हुई, हैंडल भी बहुत, और उन्होंने क्या किया, वो जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब किया और उस टाइम हमने उसका फायदा उठाया। तो आपको लगता है कि ये भी इंडिया इस पूरे मुद्दे को भी एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है और एक रोक सकती है हमें इकोनॉमिक स्टॉर्म का शिकार, कि हम बनेंगे इकोनॉमिक स्टॉर्म? तो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ चाय बेचता है, यहाँ पे वो बेचारा कह रहा है मैं, उसके पास नंबर है नहीं, उसके पास गाँव में नंबर है गैस एलपीजी का, वो यहाँ से ले रहा है 3000 की ब्लैक में चाय सिलेंडर ले रहा है, वो मुझे ये बोल रहा है। अब आप बताओ ना वो कितनी चाय बेच लेगा कि वो 3000 रुपये कमा पाएगा? उसको तो कह रहा है मेरा 10-15 दिन में खत्म हो जाता है वो, तो 6000 रुपये का तो सिर्फ सिलेंडर आए। इन्फ्लेशन दुनिया का इकोनॉमी का मीटर हिल रहा है, और क्या चल रहा है आपको पता ही है, इकोनॉमिक हंगामा चल रहा है, मार्केट हिल रही है, सियासत के नए खेल हो रहे हैं, हर कोई अपना फायदा उठा रहा है। स्पेशली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, वो क्या कर रहे हैं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सारा ब्लेम उनके ऊपर जा रहा है। पता नहीं वो सारा ब्लेम उन्हीं के ऊपर जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईरान इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब इन सब चीजों में हम देखेंगे कि इंडिया संभलेगा या झटका खाएगा। तो चलिए उठाते हैं सच से पर्दा और स्वागत करते हैं सुमित मेहता जी का मास्क उतारो जी में। नमस्कार सुमित। नमस्ते पायल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू अच्छा फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सुमित, आप मुझे ये बताओ, ये ईरान इसराइल अमेरिका के बीच में दुनिया की के कारण इकोनॉमी हिल रही है। अब आप ये बताओ कि ये व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, बिकॉज़ टुडे माय सन केम टू माय रूम एंड ही सेड आई थिंक अब कुछ नहीं होगा, पैचअप हो गया आई थिंक ईरान, एंड यू नो हाउ वी आर टॉकिंग एज इफ इट्स सच अ कैजुअल थिंग, एंड आई वाज सेइंग अच्छा पैचअप हो गया, माय क्वेश्चन वाज टू हिम पैचअप हो गया, ही सेड मॉम पैचअप क्या होता है? बट यू नो इतनी बात हो रही है इसके बारे में, ऐसे लग रहा है लड़ाई लड़ाई लड़ाई। आप बताओ ये क्या हो रहा है, और क्या सच्ची में ट्रम्प झुकेगा कि ईरान झुकेगा, क्या हो? जी, अभी तो ट्रम्प ने जिस तरह से बातें की है, बाद में एक दिन 2 दिन या 1 घंटा या 2 घंटा के बाद जैसे ईरान ने उसको रिजेक्ट किया है, ईरान ने जो काउंटर ऑफर दिया है, प्लस ट्रम्प जो बात करता है, ट्रम्प खुद के हिसाब से हवा में बात करते रहता है। अभी भी उसका स्टेटमेंट आया है कि ईरान विल ओपन द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द गल्फ ऑफ ओमान, ओके, एंड वो फिसाइल मटेरियल अमेरिका को दे देगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्रम्प किस तरह की मूर्खता भरी बातें करता है वो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईरान टू गिव अवे फिसाइल मटेरियल, ओके। वो देने वाला ही नहीं है। रादर ईरान ने जिस तरह से अपना एक स्टैंड खड़ा किया है कि आपने मुझे अटैक किया, आपने वो पैसे देने पड़ेंगे जो हमें नुकसान हुआ है, प्लस अब से हम टोल खरीदेंगे, टोल लगाएंगे जो भी शिप्स यहाँ से जाती है। तो वो तो ट्रम्प बात ही नहीं कर रहा है। यानी ट्रम्प खुद की कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना वाला सिचुएशन में वो बैठा हुआ है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प जो बोल रहा है कितने लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और क्यों विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आज तक उसने जब भी बात की, ईरान ने काउंटर बात की है। ईरान ने कभी भी उसकी बात को एग्री नहीं किया है। रादर ओमान में जब नेगोशिएशंस हो रहा था तब भी इट वाज द ट्रम्प हु डेलिबरेटली, यानी तब ओमानी नेगोशिएटर्स जो थे उन लोग दो अलग रूम में, ईरानियंस और अमेरिकन अलग रूम में बैठे थे, उसके बीच में पूरा नेगोशिएशन उन लोग संभाल रहे थे। वहां भी ट्रम्प ने और अमेरिका ने गड़बड़ करके पूरा वॉर चालू किया है। उसके बाद में पाकिस्तान जब नेगोशिएशन कर रहा था तब भी आपने देखा किस तरह से गड़बड़ी की है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू ट्रस्ट ट्रम्प। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर ट्रस्टिंग और बिलीविंग व्हाटएवर ट्रम्प इज सेइंग। ये कुछ नहीं होने वाला है। ट्रम्प बर्बाद करना चाहता है। ट्रम्प अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरा CIA, लैंगली और
लैंगली इज ऑफ कोर्स द हेडक्वार्टर्स ऑफ सीआईए और पेंटागन, और उसके पीछे जो पूरा डीप स्टेट है, अमेरिकन डीप स्टेट, वहां का वॉल स्ट्रीट, वहां का आर्म्स लॉबी, वहां का ऑयल लॉबी, ये लोग सब इन्वॉल्व है। तो ये कर ही नहीं सकता इसको, ईरान का ये वॉर, ऊपर से इजराइल का प्रेशर है वॉर चालू करने के लिए। ट्रम्प डिड नॉट वांट टू स्टार्ट द वॉर, इट वाज इजराइल जिसने वॉर चालू कराई है। तो ये बंद नहीं होने वाली है। लोग कुछ भी बात करें, ट्रम्प भी कुछ बात करे, लेकिन ईरान एग्री नहीं करेगा बहुत सारी चीजों पे। अच्छा सुमित, देखिए हमें तो वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट आवर कंट्री, हमें क्या करना दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी तो इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। जो भी कहो, चाहे लोग मोदी जी को गालियां निकालें या कुछ भी बोले, वो करके पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिक्स को साइड में रखे तो वी वर डूइंग फाइन। स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग वाज, शेयर मार्केट, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन फॉर अस। ये जब से ये वॉर शुरू हुआ है, इंडिया भी हिल रही है कहीं ना कहीं। हालांकि मोदी जी ने काफी देर तक मतलब पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए, काफी कुछ संभाल के रखा हुआ था ये करके। पर अब आप ये बताओ कि डॉलर का हमारे क्या होगा, मतलब हमारे रुपीस का क्या होगा अगेंस्ट डॉलर? सी, एक तो है कि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है, सिर्फ रुपी के अगेंस्ट में नहीं, अगेंस्ट ऑल द करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि जब भी ग्लोबल क्राइसिस आती है ना पायल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को एक चीज समझना चाहिए, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तब सेफ्टी के लिए जो ग्लोबल फियाट करेंसी होता है, जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी होता है, जैसे आज के जमाने में वो डॉलर है, तो उसके तरफ सब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। तो उसके कारण डॉलर में ही अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो दैट इज वन वेरी बिग थिंग, सब लोगों को जानना चाहिए। आप देखिए, आप oanda.com या रॉयटर्स पे आप जाइए, आप करेंसी के रेट देखिए, सब कंट्रीज के करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट में वीकन हुई है, रुपी भी वीकन हुआ है। और अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि एक तो भारत में से निवेश वापस, जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स है वो भी निकल रहे हैं, उसके बाद में एफडीआई स्लो डाउन हो गया है, उसके बाद में आप देखेंगे तो ऑयल का बिल बढ़ गया है, जिसके कारण मोदी जी ने बोला कि तेल वर्क फ्रॉम होम करो। उसके बाद में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ऑफ मल्टीपल रीजंस इंक्लूडिंग ऑयल प्राइस हाइक, तो उसमें इन्फ्लेशन के हेज के लिए, और प्लस हमारे यहाँ बैंक्स में ब्याज कम मिलता है, तो लोगों के हाथ में ऑप्शंस नहीं बचे हैं। और बहुत लोग स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव होता है दैट इज गोल्ड। तो गोल्ड में तो हम लोग ने रफली 7 लाख करोड़ रुपए का तो गोल्ड लास्ट ईयर इंपोर्ट किया, हम लोग ने 14 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट किया और 7 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट किया है। ओके, तो मोदी जी ने इसलिए 7 और 14 इज रफली 21 लाख करोड़ ये चला गया रुपीस। उसके बाद में हम दूसरा 2 लाख करोड़ रुपए का तो सिर्फ तेल खरीदते, खाने का तेल, जो सोया है, सनफ्लावर है और पाम ऑयल है, और दूसरा 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो हम लोग ये इंपोर्ट करते हैं अपना फर्टिलाइजर्स और यूरिया। तो ये सब मिला के 21, 23, 24.5 यानी रफली 24.5 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ रुपए का तो हमारा इंपोर्ट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव सेक्टर्स में से है, जिसको हम लोग एंड यूज करके इंडिया में यूज कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने बोला कि भैया इंपोर्ट थोड़ा ये गोल्ड खरीदो मत 1 साल के लिए, जो कि आई डोंट एग्री विद मोदी जी, लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला है, मैं यहाँ वो रिपीट कर रहा हूँ। और पेट्रोलियम के लिए भी उन्होंने बोला है कि भैया वर्क फ्रॉम होम करो। उसके बाद में बोला है कि तेल कम डालो। ओके, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एज अ गुजराती तो मैं बोलूंगा, और आप तो पंजाबी लोग तो घी के बिना कुछ चलता नहीं है आप लोगों का, तो आपका घी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप। हमारे यहाँ तो तेल में ही सब, ढोकला फाफड़ा सब कुछ तेल में ही बनता है, ढोकला नहीं बनता लेकिन फाफड़ा ये वो, तो तेल कम करना हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मोदी जी को मैं वो पॉजिटिव साइड से देखूंगा कि आर्थिक, देश की आर्थिक सेहत और इंसानों की, भारतीयों की शारीरिक सेहत, दोनों पे मोदी जी का ध्यान है। और फर्टिलाइजर्स के लिए भारत में आत्मनिर्भर भारत के अंडर में वो प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं, तो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको डॉलर का भाव और बढ़े नहीं, रुपी और वीकन ना हो, उसके लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अगर ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम चलता रहा तो डॉलर यहाँ से और स्ट्रांग होगा। रुपया जो अभी 96 के आसपास आ गया है, वो 100 के नीचे चला, 100 के ऊपर चला जाएगा। तो हमारा रुपी के लिए वी हैव टू बी मेंटली रेडी के 100 के ऊपर चला जाएगा रुपी, और उसमें हम लोग ने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी थियरीज करना जरूरी नहीं है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जब होता है तो डॉलर का प्रेशर रहता है, रुपी पे प्रेशर आता है। वी आर अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री, हमारे यहाँ आयात एक्सपोर्ट से, निर्यात से ज्यादा है, तो हम लोगों को ये प्रेशर आने ही वाला है जब तक हम लोग एक मेजर एक्सपोर्टर नहीं बनते जैसे चाइना की तरह। तो ये हम लोगों को ब्रेस करके ही रहना पड़ेगा कि डॉलर 100 के ऊपर चला जाएगा। तेल
अगर ये वापस गड़बड़ी चली तो तेल के भाव वापस बढ़ जाएंगे, हाँ, और शायद $150 तक भी जाए, ऐसे स्पेकुलेशन है कुछ एक्सपर्ट्स के। तो ये सब हुआ तो मुझे लगता है कि 150-200 के आसपास तो अपना क्रूड ऑयल का, अपना या पेट्रोल के भी भाव, डीजल के भाव 150-200 के बीच में आ सकते हैं। अभी तक तो मोदी जी ने संभाल लिया है, लेकिन आगे इतना संभाल नहीं पाएंगे वो। अभी तक उन्होंने हमें कुशन पे दिया हाँ, है कि वो इन्फ्लेशन ना हो, लेकिन आगे मोदी जी को ये पॉलिसी चेंज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश बैंकरप्ट हो जाएगा। तो भाव बढ़ाने ही पड़ेंगे मोदी जी को, दैट इज अ रियलिटी। पर आपको नहीं लगता इससे, हालांकि हट के क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक से, बट आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें मोदी जी को, लोगों को कहीं ना कहीं, मतलब कि मोदी जी के मिनिस्टर्स को समझानी चाहिए लोगों को कि देखो अभी तक क्वेश्चन दे के रखा था मोदी जी ने, यहाँ वे ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न, ना कहीं बीजेपी मार खाती है, हमारे गवर्नमेंट मार खाती है हमारी, वो समझा नहीं ये पाती लोगों को, कम्युनिकेशन, रिएक्शन आता है, कम्युनिकेशन इज वेरी बैड। मोदी जी का ये पूरा जो गैप है वही तो हम लोग भर रहे हैं। ये सब लोगों को समझाने का जो काम कर रहे हैं वो हम वो लोग कर ये रहे गवर्नमेंट ने हैं। करना चाहिए, बीजेपी ने करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारे जैसे सपोर्टर्स मोदी जी के पास है, उसके कारण ये इजी हो जा रहा है। सही कह रहे हो। अच्छा, अब देखा जाए, जैसे अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या इंडिया में महंगाई का सुनामी आएगा, आपको लग रहा है? और हो सकता है यस। मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा असर होएगा, और क्या हो सकता है मिडिल क्लास के ऊपर, क्या असर होए, किस चीज का असर अच्छा होए? देखिए, इसके लिए मैं एक बहुत ही बड़े आर्थिक सलाहकार से बात कर रहा था। एक बहुत ही बड़ी बैंक के आर्थिक सलाहकार है वो, और उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, और उसके हिसाब से अगर क्रूड ऑयल का भाव $1 से बढ़ता है, $1 से क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है, तो हमारे यहाँ भारत में रफली 2000 करोड़ रुपए का ज्यादा इम्पोर्ट बिल, 2000 करोड़ से ज्यादा बढ़ता है रुपए, 2000 करोड़ रुपए से इम्पोर्ट बिल, मैं राउंड फिगर्स में बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी है, हाँ, क्योंकि अपना इम्पोर्ट रफली, अपना जो बिल बढ़ेगा वो 180, वो रफली 18.5 बिलियन डॉलर्स का बढ़ेगा, यानी 1850 करोड़ डॉलर बढ़ेगा। तो रफली वो थोड़ा आगे पीछे पकड़ लीजिए, 1850 करोड़ रुपए जो होंगे उसके बदले वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये जिस तरह से चेंज हो रहा है, ये पहला चीज है। तो इम्पोर्ट का बिल बढ़ेगा तो डेफिसिट बढ़ेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी है इसके अंदर, इसके फॉर एवरी $1 हाइक इन पेट्रोल, इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइस, पेट्रोल डीजल रफली 1 से ₹1.25 भाव बढ़ जाएगा, और उसका इंपैक्ट आता है कि इन्फ्लेशन रफली 0.1% से बढ़ता है। तो अगर क्रूड ऑयल का भाव $10 बढ़ गया तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 1% से बढ़ेगा, और अगर वो डबल हो गया तो हमारे यहाँ सोच लीजिए क्या हाहाकार मच जाएगा। तो ये रियलिटी है ऑन द ग्राउंड। आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल मुझे आज तक कोई पॉडकास्टर्स ने पूछा नहीं है, और आपने बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछा है। आपको यही मैं इम्पैक्ट दूंगा कि पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोल का इम्पैक्ट, डीजल का इम्पैक्ट होगा अपने खाने पे, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, उसका इम्पैक्ट ये नंबर्स पे है। यानी जैसे डॉलर, एक डॉलर बढ़ते जाएगा क्रूड ऑयल प्राइस, अपने यहाँ 0.1 के बदले अगर कुशनिंग कर दिया तो 0.6 0.7 के आसपास भी आ सकता है, लेकिन 0.1% का थंब रूल पकड़ के हमने चलना चाहिए कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अच्छा, अब ये वर्ल्ड ट्रेड रूट्स पर वॉर का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है ये करके, क्या इंडिया के एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और रुपी पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी है? तो मोदी गवर्नमेंट का आपको क्या लगता है बैकअप प्लान क्या होगा? सी, जॉब पे तो खतरा नहीं मंडरा रहा है जब तक अमेरिका का इकोनॉमी, लेकिन अगर अमेरिका में अभी अगर क्रैश आएगा, जो हाँ, कि तभी अभी मैं दिखाई दे रहा है, 1-2 साल के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आएगा और बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आएगा एआई के कारण। ओके, अभी भी जो पैसा भारत से निकल रहा है एफआईएस का, वो पैसा अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लग रहा है, एआई स्टॉक्स में। तो अगर वहां गिरेगा तो इंडिया में फर्क पड़ना ही है, क्योंकि मार्केट सब जगह एक साथ गिरती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जॉब्स का जाने का खतरा कम है, क्योंकि अब हम लोग ने विथस्टैंड कर लिया। जो भी अमेरिका ने 1 साल में मस्ती करनी थी, उसमें जो भी रिसेट करना था वो सब हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आज ये वॉर लंबी चली तो हमें बहुत क्राइसिस होंगे एनर्जी लेवल पे, फ्यूल के कारण। प्लस ट्रेड रूट अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो हम लोगों को ऑयल लाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि रशिया इज नाउ ऑफरिंग ऑयल टू अस अगेन। गैस, हम लोगों के पास गैस का भी अवेलेबिलिटी रशिया से आने वाला है, लेकिन ये सब, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और हम लोग ने बीच में जो रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया, तो अब हमें वो डिस्काउंट भी नहीं मिलेंगे। तो वी आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम, लेकिन इट इज नॉट सो वेरी सीरियस। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर रेड सी के पास भी दूसरा फ्रिक्शन चालू हो गया, ओके, जो वहां यमन के पास का एंट्रेंस है रेड सी का, जहां से हम सुएज कैनल के तरफ जाते हैं, तो वो अगर फ्रिक्शन में आ गया तो पूरा ट्रेड रूट बंद हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। और सिर्फ हमें नहीं होगा, सी, ये सब प्रॉब्लम हम देखते हैं, दीज आर
ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत को नहीं होगा। अगर ये हुआ तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफ्रीका सब देश को तकलीफ होगी, सिर्फ हाँ, भारत को सब तकलीफ देश नहीं होगी। हाँ, आज ऑस्ट्रेलिया से जो आ रहे हैं उन लोगों को बाद में चेंज करना पड़ेगा, जो यहाँ से घूम रहे हैं वो लोग को बाद में वहां से सीधा अटलांटिक में जाना पड़ेगा। हम लोगों को भी आज हम लोग ने चेंज किया है, वी आर मूविंग थ्रू द बहुत सारा माल अपना जो पहले सुएज कैनाल से जा रहा था वो नीचे से होके अफ्रीका से होके केप ऑफ गुड होप से होके यूरोप जा रहा है। तो जो जर्नी थी वो 14 से 20 दिन बढ़ गई है, उसका कॉस्ट भी बढ़ गया है। तो ये सब होने वाला है, एंड ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा, पूरी दुनिया जो होने वाला है सबके साथ होगा। और कल सुबह आपके एरिया में अगर बिजली जाती है या पानी जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके घर पे नहीं आएगा, सब आपके पड़ोसी, आपके बिल्डिंग, आपके आजू बाजू की सोसाइटी सबके में साथ है। सबके यहाँ यही प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत स्पेसिफिक है, ये दुनिया में सब जगह होगा, भारत को भी इसका इफेक्ट उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार के पास कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है जो इंडिया को ग्लोबल क्राइसिस से बचा सके? आपको लगता है, क्योंकि मोदी जी बहुत सी दूर की अभी सोचते हैं, सोचते सी तो द हैं दूर थिंग की। इज ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें जैसे रोज क्राइसिस आएगी वैसे वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफी अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है, सब कुछ है। अब जैसे हम देखें तो हमारा जो ऑयल, क्रूड ऑयल का जो सप्लाई मिक्स था, जो 2010-12 के आसपास हम लोग के पास सिर्फ रफली हम लोग 70% हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करते थे। आज हम लोग का रफली हमारे पास सब कुछ 10-12 देश थे, आज हमारे पास रफली 40-45 देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। आज रफली आधे से कम क्रूड ऑयल हम लोग गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठा रहे हैं, गल्फ रीजन से उठा रहे हैं, बाकी हम लोग दूसरी जगह से भी खरीद रहे हैं, ओके, अफ्रीका से, यहाँ वहां से। तो स्ट्रेटेजी कंटिन्यूस बनती रहती है, और प्रॉब्लम आने वाले है, रोज देश को अपना नया स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ जगह पे काम नहीं हुआ है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इसमें काम होना चाहिए था, जो स्पीड पे होना चाहिए था वो स्पीड पे हुआ नहीं है। इम्पोर्ट्स हमारे बड़े हैं, एक्सपोर्ट्स उसके सामने उतने स्पीड पे बढ़े नहीं है। बड़े नहीं, ओके, हाँ। तो वो सब थोड़े चैलेंजेस भी है, कुछ जगह पे अच्छा भी बोल सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस। हमारे यहाँ नेचुरल गैस का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि हम लोग रफली 15% पावर नेचुरल गैस से बनाएंगे, हम लोग 6% पे ही है, यानी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया तो हम बच गए, ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। तो इट इज अ मिक्स, कहीं अच्छा कुछ नहीं करके अच्छा होता है, कहीं कुछ करके अच्छा होता है, कहीं कुछ करके गड़बड़ हो जाती है, कहीं कुछ नहीं करके गड़बड़ होती है। सो इट्स अ मिक्स, एंड इसके अंदर सिचुएशंस कैसे चेंज होगी उसका डायनेमिकनेस पता नहीं होता है। लेकिन आप देखिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ अभी वापस मोदी जी ने बोला है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अलग शो करना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन वो एक वापस बात करी है, अब यूरिया फर्टिलाइजर के लिए जॉइंट वेंचर किया, ओमान में भी एक जॉइंट वेंचर किया है, जिससे वहां से हम लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड लेके आ सके। इफ्को का ओमान के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है। तो ये सब जरूरी है, भले बेटर लेट देन नेवर, लेकिन ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी वील हैव टू सी हाउ मोदी गवर्नमेंट एड्रेसेस द फ्यूल प्राइसेस इश्यू एंड द फ्यूल सोर्सिंग इश्यू। तो ये चीजों पे अभी देखना है कि क्या होता है। बाकी आई फील द गवर्नमेंट इज मोर और लेस इन ट्रैक, आगे पीछे होता रहेगा पूरी दुनिया में। अगर हम एग्जांपल दे, कोविड के टाइम में हम मुंह हाँ, पे वही मैं पट्टी बोल रही बांधे हूँ। हैं, हाँ, वही तो क्वेश्चन था मेरा। कि हम लोग तो अगर बाजू में किसी को हुआ है तो हमें हो ही भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वील बी टोटली इंसुलेटेड। तो हम लोगों को रोज, हम जैसे कोविड में हम घर पे आते एवरी थे डे तो इज अ डेटॉल न्यू से डे। हाथ हाँ, धोते थे, तो वही एवरी करना पड़ेगा, वील हैव टू एवरी डे वर्क इज अ आउट। न्यू डे। हाँ, एवरी डे इज। एग्जैक्टली, एवरी डे इज अ न्यू डे। अच्छा, सुमित, आप जी, मेरे को एक बात बताओ, जैसे दुनिया में अभी इकोनॉमिक वॉर का प्रेशर तो है हर जगह, आपको लगता है कि कोविड में भी कितना प्रेशर आया था? आई थिंक हमारी कंट्री ने, इंडिया ने, जो भी कहो, बाकी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जितना, ये नहीं कि मैंने कोई जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट बीजेपी और वी सपोर्ट द गवर्नमेंट, आई एम सेइंग इट, पर जितने मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स थे, स्पेन में थे, इटली में थे, सब जगह, सब जो उन्होंने बताया, लंदन का हाल बताया, अमेरिका का हाल बताया डॉक्टर्स ने, और लोग जो वहां से भाग कर आए इधर वाया 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 कंट्री से, कि बहुत बुरा हाल था। पर उस टाइम मोदी जी ने एक तो हैंडल भी बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हुई, हैंडल भी बहुत, और उन्होंने क्या किया, वो जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब किया, और उस टाइम हमने उसका फायदा उठाया। तो आपको लगता है कि ये भी इंडिया इस पूरे मुद्दे को भी एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है और एक रोक सकती है हमें इकोनॉमिक स्टॉर्म का शिकार, कि हम बनेंगे इकोनॉमिक स्टॉर्म का? सी मोदी जी का तो टारगेट है, एक तो उन्होंने जिस तरह से, बिकॉज सी आई हैव बीन क्लोजली ऑब्जर्विंग मोदी गवर्नमेंट 2007 से। हाँ, मैंने 2007 में मोदी जी इलेक्ट हुए, और वो टाइम में मैं एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी में इंडिया का डायरेक्टर हुआ करता था, एसोसिएट डायरेक्टर था इंडिया का। तो मैंने एक बंदा जो कांग्रेस के क्लोज था गुजरात में, मैंने उसको पूछा कि क्या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो उसने बोला शॉर्ट टर्म में तो शायद ना बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन के रहेंगे। कांग्रेस का क्लोज बंदे ने मुझे बताया, और ये 2007 की बात कर रहा हूं मैं, और 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए। तो बात ये है कि उन्होंने वो टाइम में जो काम
काम किया था, जिसके कारण गुजरात में उन्होंने जो काम किया, जिसके कारण मैं उनसे इंप्रेस हो गया था एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग मोदी जी, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, सी ऊंच नीच होने वाली है। नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। आप और मैं भी परफेक्ट नहीं है। जी लेकिन आपने जो बोला, कोविड में हमने जिस तरह से हैंडल किया है कोविड, हम लोग ने जिस तरह से मल्टीपल क्राइसिस, ऑक्सीजन क्राइसिस था, बाद में हम लोग के यहाँ फूड सप्लाई चेन का प्रॉब्लम था, उसके बाद में वेंटिलेटर्स का प्रॉब्लम था, उसके बाद में हमारे यहाँ वो पूरे जो पीपी, सूट थे हाँ वुड का पीपी, हाँ। प्रॉब्लम था। वहां से हम लोग सूट्स के तो एक्सपोर्टर हो गए वो पूरा। उसके बाद में हम वेंटिलेटर्स देश में बनाने लगे, जो आज तक हो नहीं रहा था। ऑक्सीजन प्लांट जो आज तक नहीं थे, बॉम्बे में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं बाद में। तो मोदी जी ने कुछ फायर फाइटिंग जो किया है, दैट इज अमेजिंग। जिस तरह से गवर्नेंस हुआ है, जिस तरह से लोगों को मैनेज किया है उन्होंने, जिस तरह से बिजनेसेस को तकलीफ हुई लेकिन एक थोड़ा बहुत शॉक उन लोग एब्जॉर्ब कर सके गवर्नमेंट के सपोर्ट से, दैट हैज बीन एग्जाम्पलरी। तो आई विल से कि डेफिनेटली मोदी जी ने काम तो किया ही है। अब यहाँ भी उनके पास तो टीम है, स्ट्रेटेजिस्ट है, तो उन लोग अब नया क्या, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मैं एक देखूंगा कि जिस तरह से नए ट्रेड रूट के लिए स्वीडन गए, जिस तरह से नॉर्वे गए हैं मोदी जी अभी, उसके बाद में यूएई के साथ 30 मिलियन बैरल्स का क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे अपना एनर्जी सिक्योरिटी बंदोबस्त हो। उसके बाद में अब यहाँ से एफडीआई कम हो रहा है, तो उन्होंने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दुबई से लेने का, यूएई से लेने की बात की। बाद में वो नॉर्वे गए थे, नॉर्वे का सबसे बड़ा पेंशन फंड है $1.7 ट्रिलियन का, तो वहां से वो लोग $100 बिलियन की अभी बातें चल रही है कि यहाँ $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आए। तो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके कारण भी अपने जीडीपी पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा। सो एक है कि अगर हम देखें तो मोदी जी स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं नए ट्रेड रूट बनाने के लिए। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, जो इटाली से होके इजराइल से होके इटाली होके ग्रीस इटाली होके इट विल गो टू यूरोप, उसके लिए वो इटाली गए थे। उसके बाद में नेदरलैंड्स गए थे फॉर द चिप थिंग, माइक्रोचिप्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। प्लस जो कल्पसार प्रोजेक्ट आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू टेल यू। जब वो प्रोजेक्ट मैंने 2007 में सुना था, एक बहुत बड़ा बिल्डर है गुजरात का, उसने बोला कि नरेंद्र भाई, आज भी गुजरात में सब लोग नरेंद्र भाई करके बुलाते हैं कि नरेंद्र भाई ये सोच रहे हैं। तो मैंने बोला ये नरेंद्र भाई पागल हो गए, ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब मैं जब नेदरलैंड्स का उसका विजिट और वहां के जो डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, उन्होंने 2007 में सोचा था, आज वो 2027 में 20 साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी फोकस है। यानी उनका पेशेंस कितना है, 20 साल का पेशेंस। और दैट इज द मैन, दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस मैन, दिस मैन हैज अ विजन व्हिच इज वे अहेड ऑफ टाइम। और मैं तो भूल गया था, मैंने सोचा ये पागल जैसी आइडिया मोदी जी ने करी है, भूल गए होंगे, हो नहीं रहा है तो भूल गए, बातें कर रहे हैं मोदी जी। आज जब मैं 2 दिनों से इसके बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो 2007 की बात याद आ रही है कि मोदी जी 2007, आज 20 साल हो गए, वो भूले नहीं है कि ये करना है पूरा कल्पसार प्रोजेक्ट, और जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसके कारण गुजरात का जो एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ेगा, क्योंकि आज गुजरात में सिर्फ 2% पानी अवेलेबल है फॉर 6% ऑफ द पॉपुलेशन, वो बढ़ाने के लिए पूरा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सो दिस मैन इज फिनोमिनल। ये आदमी नेक्स्ट लेवल का सोचता है, 20-20 साल के पेशेंस लेके काम करता है। ऐसे शॉर्ट टर्म में आज नहीं हुआ तो छोड़ दो वाला आदमी नहीं है ये आदमी छोड़ता नहीं है, ये देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसा आदमी है ये। सही कह रहे हैं आप। सुमित, ये जो अभी जैसे मोदी, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ ऑपोजिशन इज, इनके ऑपोजिशन पर कोई मुद्दे ही नहीं है मोदी जी को लेके, ये इटली चले गए तो इटली जाने की क्या जरूरत थी। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक एक्सेस बनेगा, लाइक मतलब यूरोपियन, दुबई के साथ यूरोपियन नेशंस के साथ एक नहीं, वही जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, वो मिडिल ईस्ट से होके, इजराइल से होके, हाइफा से होके, ग्रीस होके, वहां से इटाली जाएगा, इटाली से इट विल गेट कनेक्टेड टू यूरोप। तो इटाली इज द लास्ट लेग इन द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो वहां से बाद में यूरोप का कनेक्टिविटी है, तो दैट विल बी अल्टरनेट ट्रेड रूट टू सुएज कैनाल। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली अल्टरनेट ट्रेड रूट। दूसरा ऊपर आर्टिक से भी ट्रेड रूट होने वाला है, जिसके लिए मोदी जी स्वीडन से बात कर रहे हैं। यानी ही इज अ मैन हु डजंट, मोदी जी इज अ मैन हु डजंट पुट ऑल हिज एग्स इन द सेम बास्केट। उसका एक ट्रेड रूट के ऊपर इटाली से बात हो रही है, तो दूसरे ट्रेड रूट के बारे में उसका स्वीडन से भी बात हो रहा है। ओके, दूसरा ट्रेड रूट ऑफ कोर्स रशिया से होके जाएगा, तो रशिया के साथ भी आप जानते हैं कि पुतिन के साथ तो मोदी जी का कितना अच्छा अलाइनमेंट है। सो और दैट विल आल्सो बी कनेक्टेड विद द व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर। वो व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर ही आगे आर्कटिक कॉरिडोर के साथ कनेक्ट होने वाला है। सो ही इज डूइंग अ मल्टी प्लानिंग, के सिर्फ एक आदमी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, 2-3 जगह पे ऑप्शंस बना के रखने, और ये होने वाला है। एंड मोदी जी इज थिंकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज फ्रॉम द करंट अमेरिका, जो अमेरिका का डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है, उससे बहुत अलग वर्ल्ड ऑर्डर के बारे
बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं, और कि इंडिया को किस तरह से अपने आप को स्ट्रेटेजिकली शेप करना है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा कुछ सालों के बाद या 10 साल के बाद, उसके लिए मोदी अभी से मोदी जी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इंडिया की कोई इमेज जो है ना, ओवरऑल इमेज है जो बाकी कंट्रीज में, वो बहुत स्ट्रांग दिखती है, बिकॉज ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोदी। अब बस इट्स माय जस्ट रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर कराएं लोगों को कि ये हो सकता है इससे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मेरा हमारे यहाँ चाय बेचता है यहाँ पे, वो बेचारा कह रहा है उसके पास नंबर है नहीं, उसके पास गाँव में नंबर है गैस एलपीजी का, वो यहाँ से ले रहा है 3,000 की ब्लैक में चाय सिलेंडर ले रहा है, वो मुझे ये बोल रहा है। अब आप बताओ ना, वो कितनी चाय बेच लेगा कि वो 3,000 रुपए कमा पाएगा? उसका तो कह रहा है मेरा 10-15 दिन में खत्म हो जाता है वो, तो 6,000 रुपए का तो सिर्फ सिलेंडर आएगा। ये कहीं ना कहीं इसका कैसे वो करेंगे, ये काफी लोग समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो हाउ। सी इन्फ्लेशन होने ही वाला है, मैंने यही बात आपको बताया। जब फ्यूल का भाव बढ़ेगा, अब गैस है तो गैस में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब यहाँ देवेंद्र जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग सी नीचे तक जब करप्शन फैल गया होता है, और सालों से दसियों सालों से दशकों से ये करप्शन है, तो ये रहने वाला है। इसको सिर्फ हम थोड़ा लिमिट कर सकते हैं। अब यहाँ भी गैस के ब्लैक के भाव रफली 3,500-4,000 रुपए एक सिलेंडर के हो गए, कमर्शियल सिलेंडर के। तो पॉइंट ये है कि वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन कुछ चीजें गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर नीचे के लेवल पे हो रहा है, और इसका हुआ है। अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। अब मोदी जी ने बोला तेल कम खाओ, लेकिन मैं तो वड़ा पाव खाए बिना मेरे को जमता नहीं है। हाँ, तो वड़ा पाव जो 20 रुपए में मिलता था वो 25 रुपए का हो गया। और आगे जब गैस का ये शॉर्टेज बंद होगा और गैस वापस 1950 रुपए का ऑफिशियल भाव पे आ गया, या उससे भी कम हुआ, तो वड़ा पाव का भाव 25 रुपए से कम होकर 20 रुपया नहीं होने वाला है। हाँ, वो तो उतना ही रहेगा। अब मेरा जो चाय वाला है तुमको बाहर, कितनी टेंशन है, तुमको कितनी टेंशन है? हाँ, अब मेरा जो चाय वाला है रेगुलर, वो पहले 20 रुपए में चाय बेचता था, वो भी अब 25 रुपया कर दिया है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ये सब में। और बाद में उन लोग भी कम नहीं करेंगे और मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें देवेंद्र जी को भी बोल नहीं सकता कि भैया आप सबसे भाव कम कराओ, वो तो होने वाला नहीं है। वी हैव टू लिव विद दिस। पर एक सुमित, पता नहीं हमारा ये यहाँ से हम अगर मैसेज पहुंचा सकें, जैसे इन लोगों को फ्री राशन मिलता है ना, जो तो ये अगर इनका आधार कार्ड गांव का है तो इनको गांव में ही मिलता है। तो जो लोग वहां से शिफ्ट होकर फैमिली के साथ यहाँ आ गए, कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि यहाँ पे अगर वो अपना उस आधार कार्ड के उससे यहाँ पे ले सके ना, तो उससे क्या होगा कि फिर हाहाकार नहीं मचेगा। नहीं, लेकिन अभी राशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधार अब तो राशन कार्ड भी डिजिटल हो गया है। अगर कोई यहाँ हो तो उसको वहां भी मिलता है। मैंने बीच में कुछ पढ़ा था उसके बारे में कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उसको खुद का, यानी इफ दे आर लिविंग इन बॉम्बे और अदर प्लेसेस, उनको उनके भाग का राशन यहाँ मिल सकता है। बाकी उन लोग गाँव में उन लोगों के दूसरे लोगों को मिल सकता है। माय मेड वाज कंप्लेनिंग। नहीं, लेकिन सी अब ये तो क्या है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, देश इतना बड़ा है, आज 140 करोड़ का देश है, एक पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट जिसके अंदर इतने सारे देश है, उतना तो अपना एक देश है। तो इसके अंदर मल्टीपल पार्टीज, मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड मैनर ऑफ वर्किंग, तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अब अनाज का ये, क्योंकि दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, फूड इज नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट। अब ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के थ्रू होता है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स का अलाइनमेंट होना चाहिए। ये सब करने में पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन सेंटर ज्यादा पुश नहीं कर सकता, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं आप डॉलर कहाँ जाता है, देखते हैं जहाँ जाएगा। विल बी इन टच एंड विल टॉक अबाउट इट अगेन। श्योर, चलेगा। ओके, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच। श्योर, प्लेजर। ओके।